इंडिया में 4 फंड मैनेजर्स हैं जो 15 साल से ज्यादा समय से सेम फंड्स मैनेज कर रहे हैं। शैलेश राजभान हैं जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप मैनेज कर रहे हैं। महेश पाटिल आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी देख रहे हैं। चिराग सिटलवाड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। आर जानकी रमन फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा एंड फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज मैनेज कर रहे हैं। इन 4 फंड मैनेजर्स में से चिराग सिटलवाड शायद सबसे सक्सेसफुल हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के पास 59,025 करोड़ के एसेट्स हैं। ये बाकी 3 मैनेजर्स जो स्कीम मैनेज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन जब मैं इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स देखती हूँ आई फील कॉन्फिडेंट। ऐसी स्कीम्स इन्वेस्टर्स का काम आसान बना देती हैं। आप फंड की हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कैसे फंड मैनेजर डिफिकल्ट मार्केट साइकिल्स में स्कीम को चलाते हैं। इससे आपको फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनके स्ट्रेंथ्स और स्किल्स आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को रिव्यू करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रेसिव रहा है। इस फंड में 10,000 रुपीज का मंथली SIP लास्ट 10 साल में आपके 12 लाख इन्वेस्टमेंट को 37 लाख से ज्यादा के कॉर्पस में बदल देता। ये 21.39% XIRR है। लेकिन लास्ट ईयर फंड के एसेट्स में 66% से ज्यादा का इंक्रीज देखा गया। और जब मिड कैप फंड्स की बात आती है तो साइज मैटर्स। जैसे जैसे कोई स्कीम ग्रो करती है, फंड मैनेजर को ज्यादा स्टॉक आइडियाज की जरूरत पड़ती है ताकि आने वाले फ्रेश इनफ्लोज को सूटेबली डिप्लॉय करके हाई रिटर्न जनरेट किया जा सके। और जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है, न्यू स्टॉक आइडियाज ढूंढना ज्यादा चैलेंजिंग होता जाता है। तो सितलवाड के पास्ट 1 ईयर में राइजिंग इनफ्लोज को किस तरह मैनेज किया है, लेट्स फाइंड आउट। आइए रिटर्न्स देखकर स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ट्रेलिंग रिटर्न्स और फिर रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने पास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर्स में अपने बेंचमार्क और एवरेज कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया है। ये बड़ी अचीवमेंट है। मोस्ट मिड कैप फंड्स को निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को बीट करना मुश्किल लगता है, जैसे कैटेगरी एवरेज पास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर्स में बेंचमार्क से कम रहा है। इसके बाद हम 7 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालेंगे। हमने चेक किया कि स्टार्टिंग जनवरी 2013 अगर कोई इस फंड किसी भी 7 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता तो ये फंड किस तरह परफॉर्म करता। इसीलिए हमने सबसे पहले 1 जनवरी 2013 एंड 1 जनवरी 2020 के बीच के डेटा को देखा, फिर 2 जनवरी 2013 एंड 2 जनवरी 2020 के बीच, और इस तरह हम 1000 से ज्यादा अलग अलग 7 साल के रिटर्न्स देखे। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, ज्यादातर मिड कैप फंड्स के लिए निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को बीट करना मुश्किल है। जब हमने उनके रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर किया तो 22 में से सिर्फ 7 स्कीम्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में सक्सेसफुल रही और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज उनमें से एक थी। इसीलिए जब हम ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। बट रिटर्न सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन बताते हैं। आइए देखते हैं कि मार्केट गिरने पर फंड किस तरह बिहेव करता है। आखिरकार एक अच्छे फंड को मार्केट से कम गिरना चाहिए। तो डाउनसाइड से प्रोटेक्शन को मेजर करने के लिए हमने उन पीरियड्स को देखा जब 2013 के बाद से किसी भी पीरियड में मिड कैप इंडेक्स 5% गिर गया और फंड ने इंडेक्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। वी फाउंड के ऐसे 12 पीरियड्स थे और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने 12 में से 10 पीरियड्स में अच्छा परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि फंड ने ना सिर्फ बेंचमार्क को बीट किया बल्कि डाउनसाइड रोकने में भी सक्सेसफुल रहा, विच इज इम्प्रेसिव। लेकिन बेटर रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के क्या कारण है, आइए इसके लिए हम फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हेल्थ केयर इमरजेंसीज आपकी लाइफ सेविंग्स को खत्म कर सकती हैं और आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को रूइन कर सकती हैं। इसीलिए आपके और आपकी फैमिली के लिए एडिक्वेट हेल्थ कवर खरीदना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ईटी मनी ऐप पर आप अफोर्डेबल रेट्स पर 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, सो डू चेक इट आउट।
आइए एनालाइज करें कि चिराग सितलवाड इस स्कीम को किस तरह मैनेज करते हैं। इसके लिए हम लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स के एलोकेशन, फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, इन सभी बातों पर गौर करेंगे। तो इस फंड ने लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में किस तरह इन्वेस्ट किया है, आइए इससे स्टार्ट करते हैं। सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग सभी मिड कैप स्कीम्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। रिमेनिंग 35% लार्ज कैप, स्मॉल कैप में एलोकेट किया जा सकता है और यहाँ तक कि एज डेट और कैश भी रखा जा सकता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने मिड कैप स्टॉक्स में 65 to 70% एक्सपोजर बनाए रखा है। स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर 15% से 28% के बीच रहा है और लार्ज कैप एलोकेशन 4 से 14% की रेंज में रहा है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी में एलोकेशन कैसा रहा है? हिस्टोरिकली लार्ज कैप स्टॉक्स में फंड मैनेजर ने एलोकेशन कैटेगरी से कम रखा है, लेकिन रिसेंटली समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड। फंड मैनेजर ने लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा दिया है। जनवरी 2023 एंड जनवरी 2024 तक फर्स्ट टाइम लार्ज कैप एलोकेशन 10% से ज़्यादा हुआ है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। अगर इनफ्लोज अचानक बढ़ जाते हैं, फंड मैनेजर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फंड्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है कि लार्ज कैप्स का एलोकेशन बढ़ गया है। दूसरा रीजन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन हो सकता है। फंड मैनेजर को शायद लगता हो कि वैल्यूएशंस हाई हैं, करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट्स में गिरावट आती है तो लार्ज कैप्स में ज़्यादा एलोकेशन से फंड को कम गिरावट में मदद मिल सकती है। इसके बाद आइए देखें कि फंड कितना फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदता और बेचता है। इससे हमें पता चलता है कि फंड मैनेजर का अपने चूज किए गए स्टॉक्स में कितना कन्विक्शन है। कन्वेंशनल विजडम कहता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड पर ध्यान देना चाहिए जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हो। फंड मैनेजर को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदने और बेचने नहीं चाहिए। इसीलिए हम फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को देखेंगे। अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशो हाई है तो इसका मतलब है वहाँ फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। 100 के टर्नओवर रेशो का मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स रिप्लेस कर दिए हैं। जनवरी 2024 तक इस स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो सिर्फ 19 था। अगर हम इसे हाईएस्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो से कंपेयर करें तो क्वांट मिड कैप फंड का रेशो सबसे ज़्यादा था, 342। हिस्टोरिकली फंड ने अपने पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर टर्नओवर रेशो बनाए रखा है। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को अपने बेट्स पर भरोसा है। अगर फंड बाय एंड होल्ड को फॉलो करता है तो ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें फंड मैनेजर ने सालों पहले इन्वेस्ट किया था और आज भी उन्हें होल्ड किया है। आइए टॉप 10 बेट्स को चेक करके पता लगाएं कि ये कितना सच है। टॉप 10 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स 2018 से पोर्टफोलियो में हैं। बाकी के 4 भी कुछ सालों से पोर्टफोलियो में हैं। यही रीजन है फंड के बेटर रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। इन स्टॉक्स ने हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट किए हैं। जैसे 2018 से फंड के पोर्टफोलियो में बने हुए परसिस्टेंट सिस्टम ने जनवरी 2018 और 2024 के बीच 960% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक ने भी 3 डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। ये 2018 से पोर्टफोलियो में है और तब से इसने 269% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर, कोफोर्ज जैसे दूसरे होल्डिंग्स ने भी इंप्रेसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लास्टली आइए देखें कि फंड के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं। किसी फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के नंबर के बारे में कुछ बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है तो मतलब पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि कम स्टॉक्स होने से हर स्टॉक में ऑन एन एवरेज एलोकेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए किसी भी स्टॉक में छोटी सी हलचल भी फंड के रिटर्न्स पर असर डाल सकती है। ऑन द अदर हैंड, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने से इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पोर्टफोलियो के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर किसी भी स्टॉक्स का इम्पैक्ट कम होगा। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कई फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो में पिछले 5 साल में लगभग 70 स्टॉक्स रहे हैं। ये कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा है। इट मीन्स फंड मैनेजर ने डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाई है और ये बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर भी हो सकता है, जो हमने पहले देखा था। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स फंड के AUM पर भी डिपेंड करते हैं, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज में। यूजुअली बड़े फंड्स ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट,
कुछ स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालता, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में लार्ज बाय और सेल ऑर्डर स्टॉक के प्राइस पर बड़ा असर डाल सकता है। हायर नंबर ऑफ स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके फंड मैनेजर किसी सिंगल स्टॉक में एक्सपोजर को कम कर सकता है। दिस वे एक फंड मैनेजर आसानी से स्टॉक से एग्जिट भी कर सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, पास्ट ईयर फंड की ग्रोथ 66% रही है। इसके बावजूद सीतलवाड़ ने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स ड्रामेटिकली नहीं बढ़ाए हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने नंबर ऑफ स्टॉक्स ड्रामेटिकली इंक्रीज नहीं किए, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस डाइल्यूट हो सकती है। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाया है। इससे ये भी पता चलता है कि सीतलवाड़ अपनी बेट्स पर भरोसा रखते हैं। थ्योरेटिकली AUM में ग्रोथ के साथ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कुछ स्टॉक्स में ये लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी तक सीतलवाड़ के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। उन्हें लगता है कि उनकी अप्रोच सही है और वो उस पर कायम है। टाइम ही बताएगा कि करंट मार्केट साइकिल में ये स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है। आइए इस फंड के लिए मॉर्निंग स्टार का एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और ये फंड कुछ मार्केट फेजेस के दौरान अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह सकता है। कंट्रेरियन बेट्स शॉर्टर पीरियड में कैटेगरी के मुकाबले डाइवर्जेंट परफॉर्मेंस का कारण बन सकते हैं। हालांकि कंप्लीट मार्केट साइकिल में फंड इन्वेस्टर्स को सर्व करने के लिए वेल इक्विप्ड है। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.